गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 के 8 चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। आपको ये अच्छे से जानकारी होगी कि बिना एनसीईआरटी और बिना एससीईआरटी के हम कोई बात नहीं करते, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है और बुक में लिखता है। एक जगह हमने लिखा देखा था, बुक में एक जगह हमने लिखा देखा था, एनसीईआरटी इज जस्ट लाइक ए गीता एंड बाइबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है? कोई लाइन नहीं है इस लाइन के बाद, ठीक है? इसलिए जो भी काम होगा ऑथेंटिक, आपने कमेंट किया मेरे फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे, थैंक यू आपका, आपने इतने गहराई से मेरा वीडियो देखा था। क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, ठीक है? और कोई भी मैटर, कोई भी कंटेंट एनसीईआरटी से दूर नहीं रहेगा, अराउंड एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है? इसलिए आप ये एनसीईआरटी का जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आउट करके लाया गया यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ बल और बल के बल की आपसी संबंध। तो बल और बल का संबंध किसके साथ हो सकता है? तो बहुत सी क्वांटिटी है जिसका संबंध बल के साथ है। जैसे बल का संबंध कार्य के साथ ही है, वर्क के साथ ही है। बल का संबंध जो है दाब के साथ ही है। बल का संबंध जो है ना किसके साथ है? मोमेंटम के साथ भी है, संवेग के साथ भी है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी क्लास 8 के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो दिया गया है वो आमतौर पर यहाँ देखने में मिल रहा है कि ये दाब का होगा, ठीक है? क्योंकि बल के बारे में तो जानते ही हैं, बल बराबर होता है क्या? बल क्या है? एक कारक है जो किसी वस्तु पर लग करके उसकी संरचना को बदलता है, गति को बदलता है, गति की दिशा को बदलता है, उसकी अवस्था को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। कोशिश भी करना क्या है? बल है। अब बल का संबंध दाब के साथ है, तो बल का जो ऐसा यूनिट बताया था क्या होता है? न्यूटन होता है। और उसका जो सीजीएस यूनिट बताया था डाइन होता है, ठीक है? इसके बीच आपस में जो संबंध है ये भी हमने कहा था, क्या हमने आपको करके दिखाया था, प्रूफ उसको डिराइव करके लाए थे कितना कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन के, ठीक है? ये एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में संबंध है। क्वेश्चन अगर फंसाने वाला पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है? दूसरी बात है कि बल और बल की आपसी संबंध बहुत से फिजिकल क्वांटिटी के साथ, भौतिक राशि के साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है वो दाब के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है? तो दाब के बारे में पढ़े कि क्या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और प्रेशर का जो यूनिट है वो है पास्कल, उसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है? न्यूटन ये सीजीएस यूनिट हो गया। अगर इसी को कहा जाएगा कि ये एसआई यूनिट है, अगर इसी को सीजीएस यूनिट कहा जाएगा तो ये पास्कल है, ये न्यूटन है, तो ये डाइन हो जाएगा। और ये पर मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या कहता है कि दाब जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा दाब, ठीक है? मतलब ऐसे हम बात करेंगे, फोर्स बराबर होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। मतलब देख लीजिए, ये ऊपर का ऊपर के संबंध जब रहेगा तो इसका मतलब दोनों, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा। वैसे ही संबंध है जैसे घर की आमदनी का और घर के खर्च का संबंध है। आमदनी बढ़ेगा तो खर्च ही बढ़ता है, आमदनी कम होता है तो घर का। लेकिन अगर इंडियन रुपीज और अमेरिकन डॉलर के भी संबंध को देखेंगे तो ये पता चलेगा कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। उसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रिलेशन है उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि फोर्स जितना ज्यादा रहेगा, मीन्स क्या, जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन एरिया के साथ क्या होगा? उल्टा रिलेशन है। एरिया जितना बड़ा रहेगा प्रेशर उतना कम लगेगा, एरिया जितना छोटा रहेगा प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है? इसी वजह से जब हम किसी पतले थैले से या बैग को उठाते हैं जिसका हैंडल क्या होता है? पतला होता है, तो जहां से उठाते हैं तो वहां पर क्या होता है? एक लाइनिंग आ जाती है प्रेशर ज्यादा होने की वजह से। सेम चीज आप क्या करते हैं? एक ट्रैक्टर को देख लेते हैं, एक साइकिल को देखते हैं। जैसे अभी धान को रोपने का टाइम है तो खरीफ है कि रबी है? धान खरीफ है कि रबी है? खरीफ है। धान खरीफ फसल है। कब बोया जाता है? जुलाई। अभी धान का सीजन है। आप देखोगे ट्रैक्टर हमारे यहाँ क्या करता है? खेत में काम करता है, ठीक है? उसको पूरा एकदम बिल्कुल कीचड़ बना देता है, उसमें धान की रोपाई करते हैं। अब आसानी से ट्रैक्टर से निकल जा रहा है, ट्रैक्टर से आसानी से निकल जाता है। लेकिन आप साइकिल लेकर के जाइएगा तो क्या होगा? साइकिल लेकर के जाइएगा तो आप निकल नहीं पाइएगा, क्योंकि साइकिल के चक्के का सरफेस एरिया क्या है? छोटा है, इससे ज्यादा प्रेशर होता है, धंस जाता है। और ट्रैक्टर के चक्के का पहिया क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ट्रैक्टर आसानी से निकल जा रहा है, लेकिन साइकिल लेकर के आप, अगर आप चप्पल पहन करके जाएंगे तो आपका चप्पल अंदर ही रह जाएगा और आप चले आइएगा बाहर, ठीक है? तो ये किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। हाँ, इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? प्रेशर का, फोर्स के साथ। और इनवर्सली रिलेशन किसके साथ है? एरिया के साथ। एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा।
एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, और एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा, उल्टा रिलेशन है। ठीक है, इसलिए प्रेशर कुकर का देखे जब उसको ढक्कन नहीं लगाते हैं तो पूरा प्रेशर बाहर चला जाता है, उसका वेपर क्या बाहर चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसको उसके लगा देते उसके ढक्कन को और कुछ देर बाद देखिए उसमें से विसल निकलती है। हाँ, क्योंकि एरिया उसका छोटा है, इस वजह से। जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा दाब होगा, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना कम दाब होगा। आमतौर पर हम लोग जो ट्रेन वगैरह को देखते हैं, ट्रेन के वो पटरी को देखते हैं, रेल रोड जो है उसको देखते हैं, पटरी वाला जो एरिया है, जो चौड़ा वाला एरिया नीचे रहता है और पतला वाला एरिया क्या रहता है, ऊपर रहता है। उल्टा कर रहेगा, उल्टा कर दिया जाएगा, क्या धस जाएगा। सेम उसी तरह से घर का फुटिंग बनाते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा बड़ा बनाते हैं, चौड़ा बनाते हैं, क्योंकि वो धसे नहीं, प्रेशर कम रहे, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। प्रेशर जितना ज्यादा, दाब जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, उतना क्या होगा, वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा आगे देखते हैं। इसके जितना कम बल उतना कम दाब, फोर्स जितना कम लगेगा उतना प्रेशर कम रहेगा, ये बात तो सही है। तो एक उदाहरण क्या लिखा है, यही सेम जी बताया ना, ऊंचे मकान के लिए नीचे का नींव गहरे एवं काफी चौड़े बनाए जाते हैं ताकि दाब कम हो। ठीक, यही अगर सेम चीज हो जाए क्या, अगर देखते हो ना लड़की लोग जो ऊंचा हील का चप्पल पहनती है तो फर्श पर नहीं चल पाएगी। हाँ, क्योंकि धस जाएगा। क्यों? उसका जो पेंसिल वाला जो रहता है क्या, वो हील रहता है, क्या होता है, उस पर प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि एरिया क्या है, कम है। उसी तरह से चाकू से जब काटते हैं फल को, हाँ चाकू तेज है, क्या होगा इंग्लिश, नाइफ इज इंटेलिजेंट। एक बच्चे से पूछा था ऐसा कि चाकू तेज है, इसकी क्या इंग्लिश होगी, तो कहता नाइफ इज इंटेलिजेंट। ठीक है, कितना इंटेलिजेंट बच्चा होगा आप ही समझ सकते होंगे। तो चाकू को तेज किया जाता है, एक्चुअली में क्या किया जाता है, उसके सरफेस एरिया को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इसी वजह से हल्का सा चाकू डालेंगे किसी फल पे तो इजीली वो कट जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण तो ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, दाब और गैस द्वारा लगाया गया था। हाँ, दर्ब और गैस द्वारा लगाया गया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि दर्ब जो है वो दाब जो है ना गैस भी लगाता है और क्या लगाता है, दर्ब भी लगाता है। एग्जाम्पल, दर्ब का एग्जाम्पल, दर्ब दाब लगाता है। ये जैसे पानी, जैसे किसी आप एक बोतल ले लेते हैं, ऐसा बोतल है, इस बोतल की लंबाई आपने एक क्लास में एक्सपेरिमेंट देखा था। एक्सपेरिमेंट क्या कि सेम ऊंचाई पर क्या कहते हैं 2-3 छेद कर देंगे। ठीक है, और इसको अपने हाथ से कवर कर लेंगे और ढक्कन को टाइट बंद कर देंगे। इससे हाथ हटा लेंगे ना तो क्या होगा, पानी नहीं गिरेगा। ठीक है, जैसे ढक्कन को लूज करेंगे तो पानी क्या लगेगा, गिरने लगेगा। राइट, ऐसे ही सेम चीज क्या है, प्रेशर क्या है, ये लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करता है। लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करता है। इसका और भी अच्छा एग्जांपल हो सकता है, जैसे हम लोग जो कोसी वाले क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ के बांध, जहाँ से बाढ़ आने का खतरा रहता है, तो देखते होंगे जो नेपाल में जो फाटक है बैराज का, उस पर कितने जोर से प्रेशर मारता है, तो मतलब कि फाइनली उसको उसके बैराज के गेट को खोलना पड़ता है। और वहाँ पर जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ आती सुनने को मिलेगा, ऐसी आवाज़ आती है, लगता है कि रियल में उसके प्रेशर का पता चलता है उस टाइम में। तो लिक्विड भी क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, और गैस जो है वो भी क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। गैस प्रेशर एग्जर्ट करने का अच्छा एग्जाम्पल है गर्मी के दिनों में साइकिल के ट्यूब का बस्ट करना, फटना, गैस सिलेंडर से गैस का निकलना, वो किसका एग्जाम्पल है, वो दाब है, किसके द्वारा लगाया जाता है, गैस के। तो वहाँ जो सरफेस है ना, उस पर एक फोर्स लगा, उस पर क्या होता है, फोर्स लगाता है नॉर्मली। ठीक है, तो नॉर्मली जब फोर्स लगाता है तो प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, दर्ब उच्च स्तर के निम्न स्तर की ओर, दर्ब उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बढ़ते हैं, जबकि गैस का बहाव सभी दिशा में होता है। दर्ब क्या कहता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होता है। उसी तरह से करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। उसी तरह से उष्मा का बहाव होता है उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होता है, उष्मा बहता है। याद रखिएगा, ताप नहीं बहता है, ताप लेवल है। उसी तरह से जैसे पानी बह रहा है, पानी बहता है तो पानी कोई वस्तु है, बहने वाली चीज है, लेकिन बह रहा है किसकी वजह से, लेवल की वजह से। तो उसी तरह से दर्ब जो है ना उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है, लेकिन गैस सभी दिशा में बहता है। आपने पढ़ा है तो ठोस द्रव गैस के बारे में, इसका जो आयतन है, इसका जो फैलने की कैपेसिटी है, वो सबसे ज्यादा गैस की है, क्योंकि सभी दिशा में ये बहता है। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने सिद्ध किया कि
तरल पदार्थ सभी दिशा में एक समान दाब आरोपित करते हैं, जबकि ठोस भार की ओर दाब आरोपित करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या कि जब किसी लिक्विड में, जब किसी फ्लूइड में जब किसी वस्तु को डुबाते हैं, ठीक है, तो वस्तु जितना नीचे जाएगा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रेशर सभी दिशा में लगेगा। क्या होगा, द्रव क्या करेगा, सभी दिशा में इस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। उस वस्तु पर द्रव सभी दिशा में क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। जितनी गहराई में जाएगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ऊपर रहेगा उतना कम प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो किसने कहा था, ब्लेज पास्कल, बी पास्कल, वो बी पास्कल जिसने कैलकुलेटर का आविष्कार किया। ठीक है, बी पास्कल, इसलिए इसको हायर क्लास में जब पढ़ते हैं तो उसको पास्कल लॉ भी पढ़ाया जाता है। इस सेम चीज को कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी तरल में डुबाया जाता है तो उसकी गहराई के साथ उसके प्रेशर का इंक्रीज होना। जैसे अभी आपने पढ़ाया था ज्योग्राफी में कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो 32 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 डिग्री से, हाँ, ताप बढ़ता है। ठीक है, तो हमारा ताप का रिलेशन इसके साथ हो गया, गहराई के साथ हो गया। तो सेम चीज उसी तरह से है कि जैसे जैसे लिक्विड में नीचे जाएगा उसमें क्या होने लगेगा, प्रेशर एक्सर्ट ज्यादा करेगा। ठीक है, अब इसी प्रेशर पर लिक्विड में डूबने पर याद आया एक नाम था, उनका नाम था, कौन से साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया, बुयांसी का सिद्धांत, उत्प्लावनता का नियम दिया है। जब किसी वस्तु में किसी वस्तु को जब अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं एक द्रव में तो वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है, उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं, और प्रक्रिया उत्प्लावकता कहलाती है। ठीक है, उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था किसने, आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, द्रवों द्वारा दाब लगाया जाना। ठीक है, दाब मापी यंत्र को मैनोमीटर, दाब मापी यंत्र को मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, दाब मापी यंत्र को जिससे प्रेशर को मेजर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, मैनोमीटर कहा जाता है। द्रव का दाब सभी दिशाओं में बराबर लगता है, ये बात पास्कल ने सिद्ध किया। जल की गहराई पर दाब का मान निर्भर करता है, बताए ना भी, जल की गहराई पर दाब का मान निर्भर करता है। दाब जितना गहराई जितना ज्यादा होगा दाब वैसा लगेगा। जल की ऊंचाई पर भी दाब का मान निर्भर करता है, ऊंचाई बोलिए या गहराई बोलिए। ठीक है, जल के द्वारा ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे थ्रस्ट कहते हैं या बोयांट फोर्स कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, दो चीज हम समझ में आते हैं, एक चीज समझिए इस बात को, एक हिंदी में कहते हैं प्रणोद, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं, थ्रस्ट। जब किसी सरफेस पर फोर्स नॉर्मली लगे तो उसको क्या कहा जाता है, थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर कभी कभी डिफिनेशन ऐसा भी दे देता है कि दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल, प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो ये भी अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो इस पर क्लिक करेंगे। सर प्रणोद भी बल है ना, प्रणोद भी बल है, जो नॉर्मली बल लगता है उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, जो फोर्स नॉर्मली लगता, नॉर्मली मतलब समझे ना कि सरफेस ऐसे है, अब फोर्स लग रहा 90 डिग्री पर नॉर्मली, ये फोर्स जो क्या लगेगा, क्या प्रणोद कहते हैं। किसी का नाम प्रमोद हो सकता है, लेकिन ये नाम प्रणोद है, इसी को थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे गैस के सिलेंडर पे, ये गैस का सिलेंडर है ना, गैस के सिलेंडर पे जो फोर्स लगाता है गैस के पार्टिकल्स क्या लगाते हैं, प्रेशर, वो नॉर्मली लगाते हैं ना सरफेस के, वहां पर क्या होगा, प्रेशर जो ये फोर्स होगा क्या होगा, प्रणोद होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया है। अब देखिए, अभी एक चीज समझे कि दाब को नापने वाला यंत्र क्या है, मैनोमीटर। एक जगह पढ़ा होगा बैरोमीटर, है ना, ये भी पढ़ा होगा। अब देखिए, अब दोनों में कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वायु तथा वायुमंडल, तो ऐसे तो आमतौर पर पढ़ते हैं, लेयर ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसके कई परत हैं, ज्योग्राफी में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है हम देखेंगे क्या कि वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर ऊपर तक। ठीक है, दाब मैनोमीटर, थोड़ा सा इसको, हाँ, वायुमंडल का विशालतम प्रयोग जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न ने, इसको और नीचे थोड़ा करिए, इसको और नीचे किया जाए, हाँ, यहाँ से। वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर ऊपर तक है। कितना किलोमीटर, 800 किलोमीटर ऊपर तक है। वायु स्थान घेरती है तथा उसका
वायु का फैलाव कितना है, वायुमंडल का फैलाव कितना, पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर ऊपर तक है, बात तो सही है। उसके बाद वायु स्थान घेरती है, स्थान तो हर कोई घेरता है, जो पदार्थ वो स्थान घेरेगा, ठीक है, वायु स्थान घेरती है, बात सही है। तथा उसका भार भी होता है, इसलिए यह दाब भी डालती है। क्या है, स्थान घेरती है, भार होता है और ये दाब डालती है, ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब। वायु दाब का विशालतम प्रयोग जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न ज्यूरिक ने किया, ठीक है। ये ऑटो हॉर्न एक और जिसका आविष्कार किया था, इसको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ नहीं, फिर हम अगर अभी बता देंगे फिर तो ये हो जाएगा ना, फिर अगला वीडियो आप देखिएगा कैसे, इसलिए क्या करेंगे, इसको ऑटो हॉर्न के बारे में अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। वायु का दाब विशालतम प्रयोग जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न ज्यूरिक ने किया था। 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वायुमंडल के ऊंचाई तक का भार 225 किलोग्राम द्रव्यमान के सेकंड के बराबर होता है। मतलब 225 किलोग्राम का कोई वस्तु ले लीजिए, उसका जो है क्षेत्र, उसका दाब जितना ऊंचाई पर होगा, ठीक है, 15 गुना 15 सेंटीमीटर का होगा, दोनों का जो है क्या होगा, दोनों का जो है द्रव्यमान बराबर होगा। मतलब 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई का भार, उसका भार ले लेंगे, ठीक है, किसका वस्तु का, जो 225 किलोग्राम का होगा, और एयर का जो भार होगा, दोनों क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्राणी के अंदर का दाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है, इसलिए निरस्त हो जाते हैं। देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। प्राणी के अंदर का दाब, प्राणी मतलब जीव होगा, हम लोग होंगे, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर नापते ही हम लोग 80/120, क्या ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो नापते हैं, ब्लड का प्रेशर, तो देखिए कभी कभी हार्ट जो अटैक आता है, किसी को हार्ट पर प्रॉब्लम आता है, एक्चुअली में जो नर्व है, जो हार्ट के पास नर्व है, उस नर्व का या तो सिकुड़ जाना, बहुत ज्यादा क्या जाता है सिकुड़ जाना, या ब्लड का गाढ़ा हो जाना, दोनों कारण होता है, ठीक है। तो ब्लड को मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। तो प्राणी के अंदर का दाब, हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर मेंटेन है तो ठीक है। इसी वजह से जब हम जाते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं, और वो सूट हमारे बॉडी के टेम्परेचर प्रेशर को और एटमॉस्फेयर के प्रेशर को, वहाँ के एटमॉस्फेयर के प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। वरना क्या होगा, ऊंचाई पर चढ़ने से नाक से ब्लीडिंग आने लगता है। जब आप हिमालय या किसी पहाड़ी पर चढ़ेंगे, किसी ऊंचाई पर चढ़ेंगे, या कोई चढ़ने वाला जो होगा, ठीक है, जो क्लाइंबर है, जो क्लाइंब करता है उस पर, उसको देखिएगा नाक से ब्लीडिंग होने लगता है ऊंचाई पर चढ़ने पर, क्योंकि प्रेशर क्या होने लगता है, धीरे धीरे ऊपर जाने से प्रेशर ऊपर जाने से घटता है, ऊपर जाने से प्रेशर घटता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है, घटता है, एयर का प्रेशर घटता है। पर्वतरोही यानी कि लिखा हुआ है, पर्वतरोही के ऊपर जाने पर वायु दाब घट जाता है, इसलिए उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। नीचे भी जाने में, कोयला के खान में जाइएगा तो वहां पर भी क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और वहां पर भी क्या हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये था 8वां चैप्टर कंप्लीट हो गया, किसमें, फोर्स और उसके जो रिलेशन है। तो फोर्स और रिलेशन में हम यहाँ पर प्रेशर पढ़ाए थे, और इससे बाद अगर 9th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे फोर्स और उसके संबंधित जो फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, उसमें कार्ड्स का नाम आता है, और भी मोमेंटम का नाम आता है, और फोर्स से लगने वाले और भी बहुत से फिजिकल क्वांटिटी को उसको पढ़ेंगे। लेकिन जो NCERT कहता है, CRT जो कहता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।